हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर 15 हम यहाँ पर कर रहे हैं जो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। In previous video lecture we have learned about what is biodiversity and इसके क्या टाइप्स थे एंड आपके पूरे वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी टाइप्स की स्पीसीज नोन है, कितनी अननोन है एंड कितनी इंडिया में नोन है और कितनी अननोन है, हमने एस्टिमेट देखा था। ये सब हम पहले वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है आपका पैटर्न और बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो जो पहला टॉपिक है हमारा पैटर्न और बायोडाइवर्सिटी, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर NCERT से जो मेन पॉइंट्स थे उनको यहाँ पर मैंने नोट्स बना दिया गया है। क्योंकि जो आपका जो चैप्टर है ना, ये इसमें आपको सिर्फ याद करना है, इसमें जो लाइंस हैं उनको आपको याद करनी है, उसमें जो डेटा है उसको आपको याद ही करना है और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं। इन नोट्स को जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो पहला, जैसे कि मैंने कहा, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी की यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो रही है, डाइवर्सिटी। ओके, तो पहला है आपका लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडिनल, सबको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होंगे। लैटिट्यूड क्या होता है? देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ है तो एक काल्पनिक रेखा मीन्स इमेजिनरी लाइन, कोई रेखा नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है हमारे अर्थ में, बस एक काल्पनिक है जो बिल्कुल अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली पड़ती है, समझ में आ रहा है? और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेजिटेशन के लिए। ओके, और जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे को जाएंगे तो कहाँ को जाएंगे? टूवर्ड्स द पोल। इधर आपका नॉर्थ पोल होता है, इधर आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड पैटर्न है, मीन्स जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे, नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे या साउथ पोल की ओर जाएंगे, तो डाइवर्सिटी कैसी रहती है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, डिक्रीज, SD का यहाँ पर मतलब क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ डिक्रीज होती है कब? जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं। मीन्स यहाँ पर ये इक्वेटर है आपकी और ये पोल्स की ओर मूव करेंगे तो आपकी जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है। क्यों? अभी रीज़न बताया, क्योंकि इक्वेटर में जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है, यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे का जो रीजन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीसीज़ मिलती हैं किसी भी एक उसकी। ठीक है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं या साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं तो इनमें वेरिएशन आने शुरू हो जाते हैं। कहीं पे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती, कहीं पे बहुत ठंड है, जैसे कि ठंड बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी भी डिक्रीज होते जाती है। तो आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरा है ट्रॉपिक्स हार्बर मोर देन टेम्परेट। मीन्स जो ट्रॉपिक है यहाँ पर आपका है ना, जो इक्वेटर पे वहाँ पर ट्रॉपिक लेवल का क्लाइमेट है जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी रहती है, अच्छी बारिश होती है और सनलाइट भी बहुत अच्छी पड़ती है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और जबकि यहाँ पर जो आपके 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो हैं जो आपका वहाँ तक हम जाएंगे तो टेम्परेट जोन आ जाता है, तो वहाँ पर कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सेकेंड पॉइंट। थर्ड है कोलंबिया की, यहाँ पर बात कर रहे हैं जो इक्वेटर पे है। ठीक है, कोलंबिया आई होप सभी को मैप में पता होगा, जहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, वहाँ पर ठीक है, कनाडा या जो भी है वहाँ पर देख लेना आप लोग एटलस में। तो जो भी है आपका कोलंबिया उधर की साइड को ही है एंड कोलंबिया जो है वो इक्वेटर में आता है। तो इक्वेटर में आ रहा है तो मीन्स वहाँ पर ट्रॉपिक रीजन है। तो देखिए वहाँ पर 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं। देख रहे हैं आप, बर्ड्स की ही 14,000 अलग अलग स्पीसीज है। वेयर जो न्यूयॉर्क है वो आपका अब 41 डिग्री नॉर्थ है। जब हम ऊपर को जाएंगे तो 41 डिग्री नॉर्थ में आता है, वहाँ पर 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड है।
आफ्टर दैट जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड सबको पता होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर है ग्रीनलैंड, फिर इधर से आपका यूरोप और एशिया शुरू हो जाता है। तो जो ग्रीनलैंड है उसकी जो लोकेशन है वो 71 डिग्री नॉर्थ में है, तो वहाँ पर ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड ही है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम इक्वेटर से जब जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हैं वैसे ही बर्ड की स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड इंडिया जो इक्वेटर के ही आसपास है वहाँ पर 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की क्या खास बात है। तो यहाँ पर देखिए, होम फॉर 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट हैं आपके वो इतने ज़्यादा डेंस हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज़ अभी डिस्कवर ही नहीं हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर 40,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स ही हैं, 3,000 स्पीसीज़ ऑफ फिशेस हैं, 1300 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, एंड 427 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स हैं, एंड 328 स्पीसीज़ ऑफ रेप्टाइल्स हैं, 427 स्पीसीज़ ऑफ एम्फीबियंस हैं, एंड 1,25,000 स्पीसीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं। जिनके पास वर्टिब्रेटा नहीं होता है वो आपके इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो 1,25,000 स्पीसीज़ ओनली किसकी है? इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है। तो देखो, ट्रॉपिकल रीजन में अमेजन को जो रेन फॉरेस्ट कितनी ज़्यादा वहाँ पर स्पीसीज़ हैं ये नोन है, अभी पता नहीं अननोन कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब रीजंस क्या है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। सबसे पहली बात, अनडिस्टर्ब, ठीक है, मीन्स वहाँ पर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे कि आपको पता है जो सन है आपका वो ऊपर नीचे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इक्वेटर में, ठीक है। लेकिन जब ये सन आपका नॉर्थ की ओर जाता है तो साउथ पोल में एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है, 6 मंथ के लिए नाइट हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से जब नीचे को आएगा तो नॉर्थ में एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है। तो देखो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन इक्वेटर में उतना खास फर्क नहीं पड़ा, बस सन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, तो कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए वहाँ पर रहने वाली जो स्पीसीज़ है उनका जो थ्रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। उनकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, उनका जो सर्वाइवल है वो बना हुआ है। तो ये रीज़न है आपका, फिर अनडिस्टर्ब है, ठीक है। दूसरा है लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट स्पीसीज। वही आ गया कि यहाँ पर सीज़न कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि हम लोग अभी इंडिया में रहते हैं, मैं नॉर्थ साइड में रहती हूँ, तो यहाँ पर कोई खास ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, मोस्टली 2 या 3 महीने रहती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बाकी टाइम ऑलमोस्ट गर्म ही रहता है। तो मीन्स सीज़न बहुत ज़्यादा कम चेंज होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये रीज़न। और मोर सोलर एनर्जी, ये तो सभी को पता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका जो इक्वेटर में जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा है। सोलर एनर्जी ज़्यादा है तो जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो ऑर्डर ड्रॉप्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर सन एनर्जी है तो वो ग्लूकोज का निर्माण भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और अपने मतलब जो उनकी सर्वाइवल के लिए है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो पहला आपका लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट खत्म होता है। दूसरा टॉपिक है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, मीन्स एरिया और स्पीसीज का क्या रिलेशन है। इनके बारे में जो बताया था वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया था, ये आपको याद रखने हैं साइंटिस्ट का नेम, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जब एरिया बढ़ता है तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती है। इतना छोटा एरिया होगा तो उतनी ज़्यादा स्पीसीज़ होंगी, और जितना छोटा एरिया होगा वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज़ भी उतनी कम होगी, जितना बड़ा एरिया होगा वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज़ भी उतनी ज़्यादा ही होंगी, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं होगा कि बढ़ते रहेंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए जो बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ है वो एक दूसरे की संख्या को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये भी आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस में, ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगी क्या है। तो यहाँ पर क्या है, जब एरिया बढ़ेगा तो आपकी स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज़ होती है, बट अ लिमिट में। अब इन्होंने एक लॉग की इक्वेशन दी है, अब आपको एज इट इज़ यही लर्न करनी है, क्योंकि बायो वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये। तो log S = log C प्लस Z log A, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, log S मतलब क्या है, स्पीसीज रिचनेस, C आपका y स्लोप का है, Z का मतलब है रेग्रेशन कोफिशिएंट, A का मतलब है यहाँ पर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है ये
स्पीसीज रिचनेस है, यहाँ पर एरिया है। तो आप ये जो आपका एक एरो है, स्पीसीज रिचनेस इज इक्वल टू CA², जहाँ पर मैंने ए क्या बताया था, आपका एरिया है। तो जैसे जैसे यहाँ देखो एरिया इंक्रीज हो रहा है तो ये स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो दिया था वो दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्पोल्ट ने। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे ही स्पीसीज की रिचनेस भी बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ओके, तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी खत्म, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला है मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल, मीन्स जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी उतने ही ज़्यादा इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। स्टेबल का मतलब नॉट सो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, मीन्स ऐसा नहीं है जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट बनी होती है। दूसरा है रेसिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब क्या है, दूसरे ग्रह से आई हुई नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मीन्स जिस किसी भी प्लांट का एक नेटिव प्लेस होता है जो उसका हैबिटाट होता है, लेकिन हम उस कोई अदर स्पीसीज़ को दूसरी जगह से लेकर के आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो बहुत ज़्यादा फल फूल जाता है। जो नेटिव प्लेस की चीज़ें हैं उनके लिए वो नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि जो हम एलियन स्पीसीज़ लाए हैं उसका वहाँ पर कोई प्रेडेटर नहीं है। प्रेडेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये हमने इससे जो पहले वाला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पर अच्छे से समझा था कि कितने इंपॉर्टेंट होते प्रेडेटर। जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ होगी किसी भी एरिया में तो वहाँ पर एक दूसरे की संख्या, क्योंकि खाना बहुत है, पहली बात सर्वाइवल के लिए ये भी ज़रूरी है, और दूसरा वो एक दूसरे की संख्या को नियंत्रण भी कर रहे हैं और इकोसिस्टम बना हुआ है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हो। अब मैं नॉर्मल एक ऐसे एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज़ एक स्पीसीज़ है, एक दूसरी स्पीसीज़ है, ठीक है। वो हर्बीवोर्स है, ये कार्निवोर्स है, ओनली दो टाइप की ही स्पीसीज़ है। अब हर्बीवोर्स घास खा रहा है, कार्निवोर्स तो उस हर्बीवोर्स को खाएगा, उसको खाते जाएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। तो लेकिन इसलिए जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी किसी के पास खाने के लिए, वो कभी उसको खाएगा कभी उसको खाएगा, तो इनकी संख्या भी बनी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबल होगा। ओके, लास्ट पॉइंट है रेसिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। यहाँ पे जो ओकेजनल जो डिस्टर्बेंस होती है वो नहीं होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोर स्पीसीज कैसे स्टेबल है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है एक डेविड टिलमैन, ये साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, इनने क्या कहा है, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी हायर प्रोडक्टिविटी। मीन्स जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी इसेंशियल फॉर हेल्दी इकोसिस्टम। अब हेल्दी इकोसिस्टम सब बातें घूम फिर के वही है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत आवश्यक है हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, जो मैंने अभी आपको खाने वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है एक साइंटिस्ट अनदर पॉल एहलरिच, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी हाइपोथेसिस है, क्या है वो, उन्होंने इकोसिस्टम की तुलना करी है एक एरोप्लेन से। उन्होंने कहा सपोज एक इकोसिस्टम को हम क्या मान ले, एरोप्लेन मान ले, ठीक है, और स्पीसीज़ को मान लिया उन्हें रिवेट्स, ठीक है, राइवेट्स मान लिया, जो मतलब नटबोल्ट होते हैं, राइवेट्स मान लिया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा, दोनों की हमने जब कंपैरिजन कर ली, सपोज़ मान लिया, जैसे मैथ्स में होता है ना कि सपोज़ हमने एक्स मान लिया, वाई मान लिया, तो वही है कि इकोसिस्टम में हमने एरोप्लेन मान लिया और स्पीसीज़ को हमने राइवेट्स मान लिया। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पैसेंजर बैठ रहे हैं एक एरोप्लेन में, एक एरोप्लेन है, उसके नट बोल्ट है, उसमें पैसेंजर बैठ रहे हैं। अब हर बार जब भी कोई पैसेंजर उतरता है, सपोज एक नट बोल्ट निकाल दिया, ठीक है, रेवेट निकाल दिया, तो एरोप्लेन में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उस समय, एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पैसेंजर रोज़ अगर उसमें से रेवेट्स निकालते गए, तब तो क्या होगा, प्लेन ही उड़ जाएगा पूरा, उसका जो ऊपर का सपोज इतने सिस्टम में पूरा उड़ जाएगा, तो क्या प्लेन एग्जिस्ट कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज़ इकोसिस्टम में भी है, हमारे जो एक डाइवर्सिटी है उसमें भी है, अर्थ में भी है। अगर एक दो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन ये जब बढ़ता गया तो पूरी ही जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की संख्या को नियंत्रण कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। फिर ये है नो इफेक्ट बट विद इन टाइम, जैसे कि मैंने कहा अभी, एज मोर रिविट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक, जो मैंने अभी आपको समझा दिया गया। तो आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी समझ में आ गया होगा। अगर आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छा रहा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कितना हम एक्सटिंक्ट कर चुके हैं और कौन कौन खतरे में हैं, ये सब पढ़ेंगे, क्या उसके रीजंस हैं, इसको जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।